हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं न्यूजीलैंड में शिफ्ट होने के बारे में या न्यूजीलैंड में सेटल डाउन होने के बारे में। बेसिकली अगर आप न्यूजीलैंड में रहने के लिए आ रहे हैं, चाहे पढ़ाई के पर्पज से, काम करने के पर्पज से या फिर बिजनेस सेटलमेंट के पर्पज से, तो इस वीडियो से आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जब आप न्यूजीलैंड मूव होने वाले हैं तो न्यूजीलैंड इमिग्रेशन की वेबसाइट को चेक करना मत भूलिए। वहां पर अपडेटेड इन्फॉर्मेशन लिविंग एक्सपेंसेस को लेकर और ओवरऑल न्यूजीलैंड में लाइफस्टाइल क्या है इसको लेकर इन्फॉर्मेशन अपडेट होती रहती है। अगर आप यूनिवर्सिटी के एक इनरोल स्टूडेंट हैं तो भी यूनिवर्सिटी के वेब पेजेस पर भी आपको सिटी, आपके लोकल एरिया और जनरल न्यूजीलैंड लाइफस्टाइल के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जब आप न्यूजीलैंड मूव हो रहे हैं तो आप कुछ चीजों को लिविंग एक्सपेंस पे काउंट करके चलिए, जिसमें पहली चीज आती है आपका घर, ग्रोसरीज, ट्रांसपोर्ट, यूटिलिटीज जैसे कि वाटर, इलेक्ट्रिसिटी बिल, इंटरनेट बिल, लोकल वेस्ट कलेक्शन बिल्स एक्सेट्रा, और अंत में आता है हेल्थ केयर जिसमें कि इंश्योरेंस फैसिलिटीज वगैरह आती है। अगर आप न्यूजीलैंड में आने का डिसाइड कर ही चुके हैं पढ़ाई या काम के पर्पज से, तो मोर और लेस आपकी सिटी ऑलरेडी डिसाइडेड होगी। तो सबसे पहले आपके दिमाग में जो कंसर्न आएगा वो आएगा एकोमोडेशन को लेके कि आपको रहना कहाँ पर है। घर से रिलेटेड या एकोमोडेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैं थोड़ी सी डिटेल में दूंगी, क्योंकि न्यूजीलैंड में रेंट पे घर लेना या अपना घर लेना दोनों ही बहुत महंगे हैं और इसके लिए प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी जरूरी है, ताकि आपको बार बार घर चेंज ना करना पड़े, परेशानी का सामना ना करना पड़े और आप जिस पर्पज के लिए न्यूजीलैंड आए हैं उस पर्पज को कंप्लीट कर सकें और न्यूजीलैंड में अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकें। अगर आप यूनिवर्सिटी के एनरोल स्टूडेंट हैं तो आप अपनी यूनिवर्सिटी को कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके एप्लीकेशन प्रोसेस के दौरान ही वो आपको यूनिवर्सिटी में अवेलेबल हॉस्टल, रूम्स और फैसिलिटीज के बारे में काफी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। याद रखिए, यूनिवर्सिटी के अकोमोडेशन बहुत ही लिमिटेड होते हैं, तो जरूरी नहीं है कि हर स्टूडेंट को रूम वहां पर मिलेगा ही मिलेगा। और अगर आपको यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रूम मिलता भी है तो भी 1 साल के बाद आपको उस हॉस्टल रूम से बाहर मूव करना पड़ेगा, ताकि बाकी आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए स्पेस क्लियर हो सके। अगर आपको यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रूम नहीं मिला है या फिर आप स्टडी पर्पज के लिए न्यूजीलैंड में नहीं आ रहे हैं, तो फिर आप रूम या घर सर्च कर सकते हैं ट्रेडमी पर, मार्केट प्लेस पर या फिर इंडिविजुअल सिटी या कम्युनिटी के पेजेस पर। ट्रेडमी और कम्युनिटी फेसबुक पेजेस के अलावा बहुत सारी लोकल टेनेंसी सर्विसेज भी हैं, एजेंट्स भी हैं जो घर प्रोवाइड करते हैं। ट्रेडमी न्यूजीलैंड में एक बड़ी ई कॉमर्स वेबसाइट है। यहाँ पर हर तरीके की चीजों को खरीदा या बेचा जाता है, चाहे वो घर हो, कार हो या फिर घर से रिलेटेड कोई भी चीजें हो, नई या सेकेंड हैंड। ट्रेडमी एक ट्रस्टेड वेबसाइट है और इसका डाटा बहुत सारी गवर्नमेंट एजेंसीज भी यूज करती हैं। दैट इंक्लूड्स न्यूजीलैंड पुलिस, स्टैटिस्टिक्स न्यूजीलैंड एंड इमिग्रेशन न्यूजीलैंड। बट दैट डजंट मीन कि यहाँ पर स्कैम्स नहीं होते हैं। बहुत सारे ट्रस्टेड यूजर्स जो हैं, जिनके अच्छे रिव्यूज भी आपको दिखेंगे, उनसे भी आपको थोड़ा सा संभल कर चलना चाहिए और सही क्वेश्चंस पूछने चाहिए, स्पेशली अगर आप एकोमोडेशन के बारे में बात कर रहे हैं या फिर पैसे ट्रांसफर करने के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर आप पूरा घर नहीं लेना चाहते, एक रूम देख रहे हैं, तो आप ट्रेडमी के फ्लैटमेट सेक्शन को चेक करना चाहेंगे। अगर आप पूरा घर अपने लिए लेना चाह रहे हैं तो आप ट्रेडमी के रेंटल सेक्शन को चेक कर सकते हैं। अगर आप मार्केट प्लेस या कम्युनिटी के फेसबुक पेज से अपने लिए घर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहां पर आप अपने बारे में सारी इन्फॉर्मेशन बताना चाहेंगे, जैसे कि आप कहाँ से आ रहे हैं, कौन सी कंट्री से आ रहे हैं, आपकी एथनिसिटी क्या है, आपका एज ग्रुप क्या है, आप किस पर्पस के लिए न्यूजीलैंड में आ रहे हैं, कितने लंबे समय के लिए रेंटल देख रहे हैं, आपका बजट कितना है, आप सिंगल हैं, कपल हैं या फिर फैमिली है तो किड्स कितने हैं आपके, किस एज ग्रुप के हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन जब आप प्रोवाइड करेंगे तो इंटरेस्टेड लोग आपको अपने आप कम्युनिटी पेजेस पर अप्रोच कर लेंगे। कम्युनिटी फेसबुक पेजेस पर आपको बहुत सारे अकोमोडेशन के एडवर्टाइजमेंट्स ऑलरेडी दिख सकते हैं, तो प्लीज पुराने एडवर्टाइजमेंट्स को भी चेक करिए और लोगों से कॉन्टैक्ट करना मत भूलिए। आप किसी भी तरीके के जनरल क्वेश्चंस या गाइडेंस के लिए भी इन कम्युनिटी पेजेस का इस्तेमाल कर सकते हैं और आपको अपनी ही कम्युनिटी के बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो आपकी हेल्प कर देंगे। बट एट द सेम टाइम बी वेरी अवेयर, किसी पर भी 100% ट्रस्ट करके मत चलिए। अगर आपकी प्रोफाइल किसी को पसंद आई है और कोई आपको घर देने के लिए अप्रोच कर रहा है या फिर अगर आपने ट्रेडमी से अपने लिए घर फाइनल कर लिया है, तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पूछना बहुत जरूरी है, जैसे कि क्या घर फर्निश्ड है, अनफर्निश्ड है या सेमी फर्निश्ड है, क्या घर में ऑलरेडी कोई फ्लैटमेट्स रहते हैं, अगर रहते हैं तो उनकी एज ग्रुप क्या है, एथनिसिटी क्या है, उनका लाइफस्टाइल क्या है, क्या वो जॉब करते हैं, स्टूडेंट्स हैं, क्या वो वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है। इसके अलावा अगर आप फैमिली और बच्चों के साथ हैं तो आप आसपास में अवेलेबल स्कूल्स के बारे में भी पता करना चाहेंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट कितनी दूर है, पुलिस स्टेशन कितनी दूर है, आसपास में ग्रोसरी या सुपरमार्केट कितनी दूर है। इन सारे क्वेश्चंस के बारे में पता करना बहुत जरूरी है। बिलीव मी, इन छोटे छोटे क्वेश्चन से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है और मैं बहुत सारे फ्लैटमेट्स को अपने घर में भी रख चुकी हूँ, खुद भी एज अ फ्लैटमेट रह चुकी हूँ, तो आई नो ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन
परमिशन कितनी इंपॉर्टेंट होती है। न्यूजीलैंड में हर घर के साथ पार्किंग नहीं मिलती है, कई जगह पेड पार्किंग देनी पड़ती है, स्पेशली अगर आप किसी भी सिटी के सिटी सेंटर में रहने के लिए जा रहे हैं। तो पार्किंग का मतलब मोस्टली रोड साइड पार्किंग होती है, लेकिन अगर आपके लिए गराज पार्किंग इंपॉर्टेंट है तो प्लीज उसके बारे में पता करिए। कई बार गराज पार्किंग के लिए आपको एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने पड़ते हैं। इसके अलावा घर फाइनल करने से पहले आप ये भी पता करना चाहेंगे कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इलेक्ट्रिसिटी, वाटर बिल या इंटरनेट बिल्स को लेकर क्या है, लॉन मेंटेनेंस को लेकर क्या है। अगर आपने शुरू में ये बातें क्लियर नहीं की तो हो सकता है इनके लिए एडिशनल चार्जेस आपको बाद में पे करने पड़े। तो इट्स बेटर कि आप पहले इस बारे में पता कर लें। चाहे आपने घर ट्रेडमी से लिया है, कम्युनिटी फेसबुक पेज से किसी से आपस में बात करके लिया है, या फिर किसी एजेंट के थ्रू लिया है, यू ऑलवेज वांट टू मेक श्योर कि आपने घर की पिक्चर्स जो है वो पहले से ली है, सारी कम्युनिकेशन रिटर्न में की है। ऐसा इसलिए क्योंकि कभी भी जब आप घर फाइनल करेंगे तो आपको एक सिक्योरिटी या घर का बॉन्ड पे करना पड़ेगा। नॉर्मली जिस भी घर में आप जा रहे हैं वहां पर आपको 4 से लेकर 6 हफ्ते के बीच का बॉन्ड एज अ सिक्योरिटी पे करना पड़ सकता है, और ये बॉन्ड आपको तब वापस कर दिया जाता है जब आपने अपने एग्रीमेंट के टर्म्स एंड कंडीशंस पूरे किए हैं, या फिर जब आपने घर छोड़ने के लिए इनफ नोटिस दिया है। मेक श्योर कि बॉन्ड कितने वीक्स का देना है और घर छोड़ने के पहले कितना नोटिस देना है आपको, ये सारी कंडीशंस आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखी हुई है। न्यूजीलैंड में रेंट जनरली वीकली या फिर फोर्टनाइटली यानी हर 15 दिन में दिया जाता है, लेकिन जो भी मेंशन्ड रेंट या टर्म्स एंड कंडीशंस है उसे आप नेगोशिएट कर सकते हैं। अगर आप किसी एजेंट से घर ले रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना ही पड़ेगा, लेकिन अगर आपने किसी से पर्सनल लेवल पर भी बात करके घर लिया है तो मेक श्योर कि टेनेंसी सर्विसेज की वेबसाइट से एक फ्री फॉर्म आता है टेनेंसी या फ्लैटिंग के लिए, उसे डाउनलोड कर ले। वहां पर जो टर्म्स एंड कंडीशंस है उसे आप दोनों पार्टीज के हिसाब से एडिट कर सकते हैं, और जब दोनों पार्टीज टर्म्स एंड कंडीशंस से खुश हैं तो दोनों पार्टीज इस एग्रीमेंट को साइन कर सकती हैं, और साइन करने के बाद ही आपको बॉन्ड या एडवांस पेमेंट देनी है। ये फॉर्म साइन करना इसलिए जरूरी है ताकि जो भी चीजें आपको प्रॉमिस की गई है अगर वो आपको नहीं मिल रही या फिर आपको कुछ हिडन चार्जेस का पता लग रहा है तो आप टेनेंसी सर्विसेज की डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल के पास जा सकते हैं। डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल बेसिकली एक गवर्नमेंट सर्विसेज है जो दो पार्टीज के बीच के झगड़ों को या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग्स को सुलझाती है फ्री ऑफ कॉस्ट। न्यूजीलैंड में आप घरों में बहुत सारे चेंजेस नहीं कर सकते, इवन माइनर चेंजेस भी नहीं कर सकते, जैसे घर में कील ठोकना, पेंट करना या फिर घर की कुछ फर्निशिंग्स को, माइनर फर्निशिंग्स को चेंज करना। दैट इंक्लूड्स बल्ब्स या ट्यूबलाइट। अगर आप अपने घर की कुछ चीजों को चेंज करना चाहते हैं अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग तो इसके लिए आपको लैंडलॉर्ड की या फिर एजेंट की रिटन परमिशन लगेगी, अदरवाइज आपको हेफ्टी फाइन देना पड़ सकता है, जो कि या तो आपके बॉन्ड से काट लिया जाएगा, और अगर आपने बॉन्ड से फाइन डिडक्ट करने के लिए मना किया तो लैंडलॉर्ड या फिर हेड टेनेंट या एजेंट आपको कोर्ट तक या डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल तक लेकर जा सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। अब आपने सबसे बड़ा काम कंप्लीट कर लिया है, आपने अपने लिए अपना घर फाइनल कर लिया है। यहाँ से आगे मैं जो बातें बता रही हूँ एज्यूम करके बता रही हूँ कि आपने अपना एक पूरा का पूरा घर लिया है। न्यूजीलैंड में ज्यादातर घर अनफर्निश्ड या सेमी फर्निश्ड ही मिलते हैं। अनफर्निश्ड का मतलब है कि मोर और लेस आपको घर में कोई फर्नीचर नहीं मिलेगा, लेकिन गैस या ओवन जो है वो मोस्टली इंस्टॉल्ड ही होता है घर में। अगर आप एजेंट से घर ले रहे हैं तो नॉर्मली एजेंट्स कारपेट क्लीनिंग या रग क्लीनिंग करा कर रखते हैं। जब आप कोई घर पर्सनली किसी से बात कर ले रहे हैं तो मेक श्योर कि एटलीस्ट रग क्लीनिंग प्रॉपरली की हुई हो। अगर लैंडलॉर्ड आपको रग क्लीनिंग कराकर नहीं दे रहा है तो आप खुद भी रग क्लीनिंग के लिए या तो किसी कंपनी को हायर कर सकते हैं या फिर लोकल सुपरमार्केट, न्यू वर्ल्ड, पैक एंड सेव पर जाकर रग क्लीनिंग की मशीन्स आती हैं। इन रग क्लीनिंग मशीन्स को आप पर आवरली बेसिस पर हायर कर सकते हैं और अपने घर की पूरी रग या फिर कारपेट को अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। अब जब आपने सेमी या अनफर्निश्ड घर लिया है तो सबसे पहले आपको जरूरत होगी फर्नीचर की, ताकि आप आराम से सो सके, किचन के सामान की ताकि आप खाना वगैरह बना सके टाइम से। न्यूजीलैंड में फर्नीचर वगैरह ढूंढना काफी महंगा पड़ सकता है, इसीलिए लोग शुरू में सेकेंड हैंड फर्नीचर की तरफ ज्यादा जाते हैं। रेड क्रॉस, साल्वेशन आर्मी और हॉस्पाइस, यहाँ से आप सेकेंड हैंड फर्नीचर कम दाम में और काफी अच्छी क्वालिटी का खरीद सकते हैं। इन सोसाइटीज पर सामान सस्ता तो आपको मिलता ही है, लेकिन कई बार आपको लगे हुए सस्ते प्राइसेस पर भी 50% ऑफ मिलता है। 2 या 2.5 महीने में एक बार ऐसी सेल जरूर लगती है। इन सोसाइटीज में ज्यादातर सामान आता है वहां से जहां पर सीनियर सिटीजन्स अपने बड़े घरों को छोड़कर छोटे घरों में मूव होते हैं और अपना सामान डोनेशन के लिए दे देते हैं। कई बार यहाँ पर आपको सामान के बिल्कुल नए पीसेस मिल जाते हैं। आई वुड सजेस्ट कि घर का कोई भी सामान आप यहाँ से लीजिए, लेकिन किचन का सामान यहाँ से मत लीजिए, जस्ट फॉर द हाइजीन पर्पस।
अगर आप इन सोसाइटी से फर्नीचर लेना चाह रहे हैं तो आई वुड सजेस्ट कि यहाँ से कपड़े वाला फर्नीचर मत लीजिए, जैसे कि गद्दा हो गया या सोफा हो गया। वुडन फर्नीचर लेना मैं यहाँ से सजेस्ट करूंगी, क्योंकि सस्ते प्राइसेस में आपको अच्छी क्वालिटी भी मिल जाती है और वुडन फर्नीचर्स में हाइजीन मेंटेन करना और इन्हें क्लीन करना बहुत ईजी होता है। घर का कोई भी सेकंड हैंड सामान आप ट्रेड मी, मार्केट प्लेस या फिर फेसबुक कम्युनिटी पेजेस से भी खरीद सकते हैं। कई बार अगर सेलर आपके आसपास है तो वो आपके घर में फ्री डिलीवरी भी कर देते हैं। किचन से रिलेटेड कोई भी चीज है, आई वुड सजेस्ट कि प्लीज उसे नहीं खरीदिए और इसके लिए बेस्ट प्लेस है के मार्ट से आपको घर का बाकी सामान भी मिल जाएगा। दैट इंक्लूड्स रजाई, गद्दा, तकिया वगैरह सब कुछ। यहाँ पर आपको अपना बजट बहुत बढ़ाने की जरूरत नहीं है, लेकिन सारी चीजें आपको टॉप क्वालिटी और मोस्टली 1 साल की वारंटी के साथ मिल जाती हैं। के मार्ट का एनको ब्रांड काफी अच्छी और प्रीमियम क्वालिटी का सामान बेचता है और यहाँ से मैंने अपने लिए माइक्रोवेव, टोस्टर, वैक्यूम, एयर फ्रायर और टी केटल ली है। अगर आपके पास बजट का कोई इशू नहीं है और आप निश्चिंत होकर लंबे समय तक अपने फर्नीचर्स को यूज करना चाहते हैं तो आप फार्मर्स या फिर बिग सेव के स्टोर को चेक कर सकते हैं। न्यूजीलैंड के सारे घरों में हीटिंग प्रॉपर नहीं होती है और कई बार एयरकॉन वगैरह यूज करना बजट के लिए काफी हैवी हो सकता है। अगर आप घर में हीटर यूज करना चाह रहे हैं तो ऑयल हीटर यूज करना न्यूजीलैंड में सेफेस्ट है। इस हीटर को यूज करना बजट फ्रेंडली भी है और इससे आग लगने का खतरा भी बहुत कम होता है। इंडिया से अगर आप मूव हो रहे हैं और अपने साथ कुछ चीजें घर की लेकर आना चाह रहे हैं तो प्लीज अपने लिए प्रेशर कुकर, मिक्सर ग्राइंडर, एक फ्लैट तवा और कुछ एक्स्ट्रा लार्ज साइज जो चादर आती है वो ला सकते हैं। इसके अलावा जो पतले वाले ब्लैंकेट्स मिलते हैं इंडिया में वो भी बहुत यूजफुल हो सकते हैं न्यूजीलैंड में। उन्हें धुलना सुखाना भी काफी इजी होता है। घर हो गया, घर की सेटिंग हो गई। अब बात आती है इलेक्ट्रिसिटी की और इंटरनेट की। इंटरनेट के बगैर न्यूजीलैंड में आपकी लाइफ में कुछ भी नहीं है, तो अनलिमिटेड इंटरनेट लेना बहुत बहुत जरूरी है। इसके लिए रेंट लेते वक्त ये भी पता करना जरूरी है कि आपके घर में फाइबर कनेक्शन है या नहीं। वोडाफोन, स्किनी और स्पार्क नॉन कंपनीज हैं जिनके इंटरनेट कनेक्शंस न्यूजीलैंड में वाइडली अवेलेबल हैं। अपने घर में इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लेने के पहले आप पावर स्विच नाम के ऐप या वेबसाइट का यूज करना चाहेंगे। इस ऐप या वेबसाइट पे आप अपने घर का एड्रेस डालते हैं और यहाँ पर आपको लिस्ट मिल जाती है उन इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडर्स की जो आपके एरिया में बेस्ट रेट में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। कई बार इलेक्ट्रिसिटी और इंटरनेट का पैकेज भी मिलता है आपको कई कंपनीज के थ्रू, चाहे वो वोडाफोन हो, स्पार्क हो या स्किनी हो। ये कंपनीज आपको बताती है कि आप इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लीजिए, आपको फ्री वॉशिंग मशीन दे देंगे, ये फ्रिज दे देंगे या फिर टीवी दे देंगे। बहुत सारे बड़े बड़े वादे करते हैं ये, लेकिन कई बार इनके हिडन चार्जेस भी होते हैं। अगर आप लंबे समय के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहते हैं तो ये पैकेजेस आपके लिए शायद यूजफुल हो, लेकिन जहां पर आप श्योर नहीं है कि आपका टेनेंसी एग्रीमेंट कितना लंबा चलना है या फिर आप रेंट पर है, वहां पर ऐसे पैकेजेस में कई बार हिडन चार्जेस आपके लिए एक्स्ट्रा एक्सपेंसिव हो सकते हैं। तो मेक श्योर कि हर डिटेल में जाकर आप प्राइसेस को चेक करें और हिडन चार्जेस के बारे में डबल चेक जरूर करें। वाटर चार्जेस न्यूजीलैंड में हर जगह नहीं है। ऑकलैंड के कुछ एरिया में वाटर बिल आता है। क्राइस्टचर्च और वेलिंगटन में आपको पानी का बिल नहीं पे करना पड़ सकता। पानी की तरह ही वेस्ट कलेक्शन भी हर सिटी में घर के साथ नहीं आता। क्राइस्टचर्च में हर घर के साथ 3 बिन्स प्रोवाइड की जाती है जिसमें आप ग्लास, रिसाइकल और रबिश 3 अलग अलग तरीके के वेस्ट को कलेक्ट करके बाहर काउंसिल के लिए निकाल सकते हैं। इन बिन्स के लिए आपको कोई एक्स्ट्रा चार्जेस पे नहीं करने पड़ते। वेलिंगटन में ऐसा नहीं है। वेलिंगटन में आप अपना घर तो लेते हैं लेकिन अपने घर के लिए आपको बेस्ट रबिश कलेक्शन खुद ही ढूंढना पड़ता है। मेरे एरिया में लो कॉस्ट बिन नाम की कंपनी बेस्ट प्राइसेस प्रोवाइड करती है वेस्ट कलेक्शन के लिए और ये चार्जेस काउंसिल के चार्जेस से भी कम है। अगर आपने किसी बिल्डिंग में घर या फ्लैट लिया है तो हो सकता है वहां पे सिक्योरिटी कैमरास वगैरह ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हो। अगर आपने अपना इंडिविजुअल घर लिया है तो आई वुड सजेस्ट जब तक आप अपने एरिया को अच्छी तरीके से नहीं जान जाते तब तक अपने घर में सिक्योरिटी कैमरास को खुद ही इंस्टॉल करिए। अब आपका घर सेट हो चुका है, यूटिलिटीज आ चुकी है, अब बात आती है ट्रांसपोर्ट की। आप या तो अपना खुद का व्हीकल लेना चाहेंगे या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करना चाहेंगे। अगर आप वेलिंगटन सिटी में हैं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर बस और ट्रेन दोनों ही फैसिलिटीज अवेलेबल है। कई शहर जैसे क्राइस्टचर्च में सिर्फ बसेस यूज होती हैं। वेलिंगटन शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज कर रहे हैं तो स्नैपर कार्ड के लिए अप्लाई कर दीजिए। स्नैपर कार्ड के थ्रू आपको ट्रांसपोर्ट बहुत सस्ता पड़ता है और अगर आपको डेली पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना है तो आप मंथली पास बनवा सकते हैं जिसके थ्रू आपको डेली रेट्स काफी कम पड़ेंगे। अगर आप अपने लिए कार या मोटर बाइक खरीदना चाह रहे हैं तो आप इसे ट्रेडमी से खरीद सकते हैं, मार्केट प्लेस से खरीद सकते हैं और लोकल कार वेंडर्स को भी विजिट कर सकते हैं। अगर आपके पास इंडिया का फुल ड्राइविंग लाइसेंस है तो न्यूजीलैंड में आप इंटरनेशनल लाइसेंस पर 1 साल तक ड्राइविंग कर सकते हैं। इसके बाद आपको न्यूजीलैंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी यानी NZTA के थ्रू अपने लिए ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करना पड़ेगा। अब जब सारी चीजें सेटल डाउन हो चुकी है तो बात आती है आपकी हेल्थ की। जब आप दूसरी कंट्री से न्यूजीलैंड में मूव हो रहे हैं तो यहाँ का वेदर बहुत डिफरेंट है। अलग अलग तरीके की हेल्थ प्रॉब्लम्स आपको आ सकती हैं।
या फिर किसी इमरजेंसी सिचुएशन के लिए भी आप मेक श्योर करना चाहेंगे कि आप हेल्थ फैसिलिटीज के साथ रजिस्टर्ड हैं। अगर आप एक यूनिवर्सिटी के एनरोल्ड स्टूडेंट हैं तो फीस के साथ ही आपको एक स्टूडेंट इंश्योरेंस पे करना पड़ता है। इसको पे करने के बाद आप यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर अवेलेबल क्लिनिक और उसकी फैसिलिटीज को एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप न्यूजीलैंड में काम के लिए आए हैं तो आप अपने आसपास की क्लिनिक्स या हेल्थ केयर फैसिलिटीज का पता करके वहां पर अपने आप को रजिस्टर करा लीजिए। रजिस्टर कराने से ये होता है कि अगर आपको इमरजेंसी में डॉक्टर के पास जाना पड़ रहा है तो आपकी फीस काफी कम लगती है। अगर आप बिना रजिस्ट्रेशन के डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो आपको थोड़े ज्यादा चार्जेस पे करने पड़ सकते हैं। इसके अलावा न्यूजीलैंड में अलग अलग हेल्थ इंश्योरेंस एडल्ट्स के लिए भी अवेलेबल है, तो प्लीज उनके बारे में पता करिए। अगर आप न्यूजीलैंड में जॉब कर रहे हैं या फिर अपने बिजनेस पर्पस के लिए भी आए हैं तो आपकी सैलरी से एक ACC लिवाई जाता है, यानी एक्सीडेंट कंपनसेशन कॉर्पोरेशन को एक फीस जाती है आपकी सैलरी से। इस लिवाई का यूज वहां पर होता है जहां पर आपको काम पर या फिर काम से आते या जाते वक्त कोई चोट लगी है। अगर आपको कोई चोट वगैरह लगी है और डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है आपको घर पे रहना, तो ACC लिवाई जो आपकी सैलरी के थ्रू पे हुआ है उसके कारण आपको अप्रोक्सीमेटली 80% तक सैलरी आपकी मिलती रहती है, जब तक डॉक्टर ये कंफर्म नहीं कर देता कि आप काम पर जाने के लिए पूरी तरीके से फिट हैं। बाय लॉ जहां पर भी आप फुल टाइम जॉब कर रहे हैं वहां पर आपको साल में मिनिमम 20 दिन यानी 4 हफ्ते की पेड लीव, जिसे एनुअल लीव भी कहते हैं, वो मिलेगी ही मिलेगी। पूरे साल में न्यूजीलैंड में बाय लॉ आपको 11 पब्लिक हॉलीडेज की लीव मिलती ही मिलती है। कई कंपनीज में आपके पास ऑप्शन होता है, या तो आप पब्लिक हॉलीडेज में छुट्टियां ले लीजिए या फिर आप उस दिन काम भी कर सकते हैं। पब्लिक हॉलीडेज में काम करने के लिए नॉर्मली कई कंपनीज आपको एक्स्ट्रा पे देती हैं, 1.5 या 2 गुना सैलरी प्रोवाइड करती हैं, और कई कंपनीज आपको एक लीव डे प्रोवाइड करती हैं, यानी आपने पब्लिक हॉलीडे में तो काम किया है लेकिन पब्लिक हॉलीडे की छुट्टी आप किसी और दिन ले सकते हैं। इसके अलावा सिक लीव, पेरेंटल लीव और ब्रीवमेंट लीव भी आपका राइट है। ब्रीवमेंट लीव का मतलब होता है वो छुट्टियां जो आपको मिलती हैं तब जब आपके घर में किसी क्लोज फैमिली मेंबर की अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई है। अगर आप किसी रजिस्टर्ड कंपनी में काम कर रहे हैं तो अपनी इंटरनल लीव पॉलिसी को चेक करना मत भूलिए और अपने HR के साथ किसी भी तरीके की कंफ्यूजन को या डाउट को क्लियर करते रहिए। तो दैट इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई है और इन्फॉर्मेटिव लगी है। अगर वीडियो यूजफुल लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपसे मैं मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम इन सम नेक्स्ट वीडियो विद सम न्यू टॉपिक। टिल देन, बाय बाय।